हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR NTA जो नेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है। जून 2020 जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। तो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले और ये हम बात करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उससे पहले हमें जानना होगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो देखिए, दो कैटेगरी है। कुछ बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट बोल रहे हैं एग्ज़ाम मॉडरेट था, क्या वो गलत बोल रहे हैं, या जो स्टूडेंट बोल रहे हैं एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, क्या वो गलत बोल रहे हैं, या एग्ज़ाम कुछ और ही तरीका सेट किया हुआ था, यानी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो अगर हम सिंपली बात करें, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम मॉडरेट था, वो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर पाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट उनका ठीक से वो कर पाए। ठीक है, उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक था। वो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे थे, कम टाइम लेके वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है। उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपको पता था, मान लीजिए कि आपको पता, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होनी है। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, लेकिन आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, फाइनल आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। आपने कई बार ट्राई किया, बार बार आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो आप नहीं निकाल पा रहे हो। इससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, आपका जो टाइम था वो वेस्ट हुआ। जैसे आपने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगा दिया तो दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कम टाइम हुआ। तो आप उस समय टाइम जो मैनेजमेंट था वो अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रही सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। अगर आप किसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन इजी था, बट किन के लिए। ऑर्गेनिक इजी थी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, ठीक है, पेपर इजी या डिफ़िकल्ट, मुझे लगता है सभी के अपने अपने अलग मायने होते हैं। मेरे ख्याल से पेपर इजी या डिफ़िकल्ट का मैनर जो होता है वो ये होगा कि एक स्टूडेंट जो 3 आवर का पेपर दे रहा है, उस दौरान उस एग्ज़ाम को पेपर देते समय उसके माइंड में क्या हो रहा है, क्या फील वो कर रहे हैं। एग्ज़ाम देते समय अगर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, इट्स मीन पेपर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो पेपर क्या है, डिफ़िकल्ट है। अगर स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है वो पेपर इजीली सॉल्व कर पा रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान कंसंट्रेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। वो क्वेश्चन देख रहा है, टिक कर रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, टिक कर रहा है, तो उसके लिए इजी है। बट जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसके ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब टाइम तो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, लेकिन फाइनली आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, फाइनली आप क्या कर रहे हो, आंसर तक पहुंच पा रहे हो। तो एग्ज़ाम जो है मॉडरेट है। आप ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ पूछे हुए हैं और जो क्वेश्चन है आप उसका जो आंसर है, आंसर तक पहुँच पा रहे हो। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको पता है, ठीक है, कि इस रिएक्शन में या इस क्वेश्चन में ये बनना है, या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और आपको उसके बारे में चीज़ें पता होने के बाद भी आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, फाइनल जो आंसर है उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, और उसके साथ ही क्या हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी ख़राब हो रहा है। ठीक है, टाइम भी ख़राब हो रहा है, तो आपके लिए पेपर डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पेपर डिफ़िकल्ट और इजी किस मैनर में बोल रहे हैं या मॉडरेट किस मैनर में बोल रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट ने टाइम जो मैनेजमेंट ठीक से कर पाए उनके लिए पेपर क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। और जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए उनके लिए क्या हो गया, पेपर डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, एक तो ये है। एक और चीज़ थी कि पेपर जो था वो लेंदी था,
फॉर श्योर लेंदी था। उसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट करने में डिफ़िकल्टी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो क्या क्या होगा, लेट्स से पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में उन्होंने क्या क्या होगा कि उन्होंने कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में डाउट हो रहे थे और नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन 18 करके आए हैं या 19 अटैम्प्ट कर पाए, उनको लग रहा है पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किया। लेकिन पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से आपका माइंड क्या था, अलर्ट भी था कि पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें फाइनल आंसर तक हम नहीं पहुंच पा रहे, पता तो है। तो जो क्वेश्चन आपने टिक किए होंगे वो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी आपने ठीक वाले ही किए होंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गलत भी अटैम्प्ट किए होंगे, लेकिन गलत अटैम्प्ट आपके कम हो सकते हैं अभी। तो जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है, अभी आपको फाइनल आंसर नहीं पता है, फाइनल जो आंसर की है वो अभी नहीं आई है, और जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती है आप डिसअपॉइंट मत होइए बिल्कुल कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया है या बेकार हो गया है या इस बार आप क्वालिफाई नहीं करने वाले, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, आप भरोसा रखिए, जितना भी आपने अटैम्प्ट किया है उस समय जो 3 आवर का आपका टाइम था उसमें आपने क्या दिया है, अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। वो सिर्फ आप जानते हो कि उस समय कितना प्रेशर था आपके ऊपर, किस तरह का माहौल बन गया था। पेपर जब सॉल्व नहीं होता है, आप मान लीजिए आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, आप पेपर सॉल्व कर नहीं पाए, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, उसके बाद आप फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, बार बार मिस्टेक्स हो रही है, तो उस समय जो प्रेशर आपने फील किया वो सिर्फ आप ही जानते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि पेपर डिफिकल्ट है या मॉडरेट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने अटैम्प्ट किया है, मान लीजिए आपने कम अटैम्प्ट किया है लेकिन आपकी एक्यूरेसी उसमें अगर बेस्ट निकली तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, अभी जब आपको पता चलेगा आंसर की आएगी, अच्छा आपको डाउट हो रहा था या अप्रोच कर रहे थे, तो आपने जो अटैम्प्ट किया है वो सही अटैम्प्ट किया है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये था Fe4C CO13, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, ठीक है। क्या होगा, आपको नहीं पता स्ट्रक्चर, तो क्या था कि इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रही थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता था क्या था, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ देखा कि Fe4 है और ये दिया हुआ है और इसका मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हूँ। जब मैंने इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, मान लीजिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, आई थिंक 62 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे निकल रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। देन आई थॉट कि ओके, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे, डोंट बी डिसऑर्डर्ड, अब दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका मेटल मेटल बॉन्ड निकाल के देखती हूँ। अगर मैं एक बार मेटल मेटल बॉन्ड, मुझे पता चल जाए कि इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, तो जितने भी ऑप्शन है उसमें से मैं देख सकती हूँ कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड निकालने पे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड कितने निकले, 5 निकले। और जैसे ही 5 मेटल मेटल बॉन्ड निकले, तो मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जो ये होता है, ये 4 मेंबर जो रिंग होती है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। जो 4 मेंबर रिंग है, ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि जो 4 मेंबर रिंग होती है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होने की वजह से ये इस वाली उसमें होती है, स्टेबल हो जाती है। जैसे कि हम साइक्लोहेक्सेन का पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहाँ हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट ही तो यूज़ करने थे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाती है, तो 4 मेंबर रिंग का इस तरह से हो जाती है। आई थिंक ये कुछ बटरफ्लाई जैसा हो जाता है, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो जाता है। मुझे पता था कि जब 4 मेंबर यानी कि 4 बॉन्ड्स होंगे, मान लीजिए अगर मैं इसको मेटल मेटल वो कर लेती हूँ कंसिडर कि ये मेटल है, मेटल है, पता है 4 ही मेटल हैं, और उसके बाद इनके बीच में कितने बॉन्ड थे, 5 बॉन्ड थे, तो इस तरह से बॉन्ड बन सकता है। तो उसके बाद जो था, सॉल्व किया, देखा, ऑप्शन को एलिमिनेट किया, तो देन उसके बाद मैंने टिक किया अपना ये आंसर कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बटरफ्लाई जो स्ट्रक्चर वो हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यानी कि जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको वो नहीं पता, लेकिन आपने कुछ और जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें अप्लाई किया। उसके बाद आपने ट्राई किया, हिट एंड ट्रायल मेथड आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड देखते हैं कि, यानी कि आपने ए के बी सी और डी देखा कि अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है, ए या बी में से कोई से हो सकता है, ए या बी क्यों है, ठीक है, उसके बारे में सोच के इस तरह से जब आपने क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसमें से भी प्रोबेबिलिटी है कि आपके 50 to 75% जो क्वेश्चन है वो सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको डिसाइडेड नहीं होना है, आपको सिंपली देखना है कि आपने जो करना था, आप उन 3 घंटे का जो प्रेशर था, आपने जैसे देखा, झेला, उसके बाद आपने जो एग्ज़ाम क्वेश्चन
सॉल्व किए हैं वो ठीक ही किए हैं, आपने उस समय अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हो गई थी होंगी तो उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, फाइनल आंसर की का वेट कीजिए। उसके बाद जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता आप नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले, और अभी जो बच्चे बोल रहे हैं कि देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि एग्ज़ाम सिंपल था, ठीक है, या बोल सकते हैं कि एवरेज था, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सिंपल क्यों बोले, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा होगा वो पेपर में आया होगा, उनके लिए वो सिंपल है। और 3 आवर का जो टाइम था वो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाए और क्वेश्चन वो अच्छे से पिकअप कर पाए, ठीक है। अभी कुछ जैसे कि क्वेश्चन देखे होंगे आपने, उसको देख के आपको लग रहा होगा अरे ये तो आंसर ईजी था। मान लीजिए देखिए अभी क्वेश्चन था SO3 2 नेगेटिव था, उसके बाद CO3 2 नेगेटिव था, एंड देन XeBr4 नेगेटिव था, ये क्वेश्चन था। BSPR इसमें पूछा था, सेप इसमें पूछ ली गई थी। उसके बाद अब आप देखोगे क्वेश्चन कि इसमें N2 पॉजिटिव का क्वेश्चन था, उसके बाद D3 का आपको सिर्फ टर्म सिंबल निकालना था, उसके बाद GOC से क्वेश्चन था कि आपको सिंपल बताना था P के वैल्यू कितनी है, P के वैल्यू का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। उसके बाद आप देखोगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आप बोलोगे, उसके बाद MN के बाद, इसके बाद फेरोशीन का जो क्वेश्चन था CP2, इसमें आपसे पूछ कई सारे क्वेश्चन टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन थे, और इसमें पूछा था कि क्या पीक्स होंगी, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो जब आप आके घर देख रहे हो तो देखिए वहाँ आपको 60 में से 25 चूज़ करने थे, ठीक है। तो आपको ढूंढने थे उस समय, ठीक है। आपको पार्ट बी भी करना था, आपको पार्ट ए भी करना था, सी भी करना था। तो उस समय आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन आप पिकअप करने थे इन 60 क्वेश्चन में से 25 आपको करने थे। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये एक अलग नज़रिया है, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो 3 आवर का जब आप टाइम एग्जामिनेशन में बैठ के दे रहे हो वो टाइम अलग होता है। उस समय आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करते हो, वो वहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख के आप ये मत सोचिए अरे ये तो बहुत ईजी था। सबसे ज़रूरी है कि आप एग्जामिनेशन टाइम पे कितना टाइम मैनेज कर पाए। ओके, चलिए ठीक है। अब आपको डिसाइडेड नहीं होना है, जो आप एग्ज़ाम प्रेशर जैसे आपने झेला आप वो करके आ चुके हो। अभी फाइनल अगर कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ होगी, फाइनल जो कट ऑफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है यही कट ऑफ हो। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो, अगर हम बात करें, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो JRF है वो बिलो 100 रह सकते हैं फॉर श्योर। कि एग्जामिनेशन में काफ़ी गलती हुई है, बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। 3 आवर का जो प्रेशर था वो काफ़ी बच्चों ऐसे थे जो उसको प्रेशर को आसानी से झेल पाए और कुछ नहीं झेल पाए। तो हो सकता है कि आपकी जो JRF की कट ऑफ है वो बिलो 100 जाए, लेकिन अबव 100 भी जा सकती है। बिकॉज आपको अभी नहीं पता है आप उस प्रेशर को कितने अच्छे से झेल गए, और आपने कुछ क्वेश्चन ठीक भी किए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि 98 टू 104 तक आपकी JRF की कट ऑफ जा सकती है। अगर हम बात करें नेट की या LS की तो वो आपका हो सकता है 90 टू 97 मार्क्स तक आपका नेट की कट ऑफ जा सकती है। एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस हो सकते हैं, +-5 हो सकते हैं इस कट ऑफ में भी आपको। और अगर हम बात करें OBC की तो OBC की जो कट ऑफ है JRF के लिए वो हो सकती है 90 टू 96 हो सकती है, इस बार कम रहेगी। और अगर नेट की बात करें या LS की बात करें तो LS की जो कट ऑफ है वो 80 टू 86 हो सकती है, ठीक है। तो ये कट ऑफ LS के लिए OBC के लिए रह सकती है। तो अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की तो उसके लिए अभी श्योरिटी नहीं है, कि ऐसा देखा गया है कि कभी OBC से कम भी गई है और ऐसा भी हो सकता है कि OBC से ज़्यादा भी जा सकती है। तो उस कैटेगरी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जा सकता है। बस एक्सपेक्टेशन है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि जो कट ऑफ है इससे भी लो जाए, ज़्यादातर ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है सीट्स भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो मर्ज हो गया है जून और दिसंबर का। बिकॉज अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो अगर दिसंबर वाला एग्ज़ाम फिर से कराते हैं तो एटलीस्ट 2 महीने का टाइम तो मिलेगा ही। तो अगर मार्च में होता है तो फिर जून का एग्ज़ाम फिर डिले होगा। तो हो सकता है कि जून और जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो एक साथ ही जून 2021 में हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ टेंशन नहीं लेनी है। तो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।